गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जो HEMM डिप्लॉयमेंट होती है ओपन कास्ट माइंस में, HEMM यानी कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, जो भारी मशीन जो डिप्लॉय की जाती है बेंचेज पर, उसकी आपके सामने वीडियो पेश करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। उसके बारे में क्या स्टैट्यूटरी प्रिकॉशंस हैं, क्या जो है हम लोग वर्किंग के लिए इफिशिएंट रहती है। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए, ताकि मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो चैनल है उसको आप कंटिन्यूअस देख करके अपने एग्जाम को निकाल सकें, चाहे वो DGMS के एग्जाम हो, चाहे माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम हो, चाहे NCL की जो वैकेंसी निकली है उसकी एग्जाम हो, या NLC की जो वैकेंसी निकली है उसकी एग्जाम हो। फ्रेंड्स, तो आपके सामने ये दिखाई दे रही होगी कि हम लोग जो HEMM जो बेंच के ऊपर जब हम लोग शॉवेल डिप्लॉय करते हैं, तो शॉवेल के साथ जो कॉम्बिनेशन लगती है डंपर की, जो डंपर में लोड करती है, उसका हम लोग एक 3 से 4 डंपर एक शॉवेल के साथ डिप्लॉय करते हैं। वो डिपेंड करती है फेस से डंप तक की दूरी कितनी है, लेकिन ऐसा प्लानिंग करते हैं जिसमें हम लोग को एक शॉवेल के साथ 3 से 4 डंपर डिप्लॉय करना पड़े। फ्रेंड्स, और दूसरी चीज कि आप जो शॉवेल डिप्लॉय करते हैं वो शॉवेल के साथ जो हमारी डंपर रहती है, ऐसा कॉम्बिनेशन का हो कि वो जो अपने को डिप्लॉय करनी है, जो अपने को डिप्लॉय करनी है डंपर, वो 3 से 4 बार में 3 से 4 बार की जो बकेट है, बकेट कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए, बकेट कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि ये 3 से 4 बार में लगभग जो है अपना डंपर भर जाए। ये दोनों की कैपेसिटी मैच्ड होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग बकेट कैपेसिटी के डिफरेंट बकेट कैपेसिटी जो शॉवेल होते हैं उसकी स्टडी करेंगे, साथ ही जो है जो डिफरेंट डंपर कैपेसिटी होती है उसकी मैचिंग करेंगे, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आती है कि कौन कौन सी HEMM हम लोग मशीन अवेलेबल रहती है ओपन कास्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पे सामने आपको रखा हूं कि कोल बेंच के लिए, कोल बेंच में जब आप डिप्लॉय करते हैं तो अगर कोयला काटने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लास्टिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसमें, इको फ्रेंडली ब्लास्टिंग के लिए, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिया हूं SM सरफेस माइनर, SM यानी कि सरफेस माइनर। सरफेस माइनर जो अवेलेबल है इंडिया में, SM 2200, SM 4200, SM 3000। ये इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ये जो 2200 या 4200 या 3000 की बात करते हैं, ये जो है MM में जो है उसकी मॉडल नंबर है, जिसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये जो है 22 mm डेप्थ तक का कोल को कट कर सकती है। उसी तरह से ये 42 mm डेप्थ तक का कोल कट कर सकती है, अब ये 30 mm तक का डेप्थ को कोल कट कर सकती है। इसी के हिसाब से हम लोग इसकी कैपेसिटी को मेजर करते हैं। तो ये SM हो गई, सरफेस माइनर हो गई, जिसको हम लोग एक बेंच पर केवल एक नंबर जो है डिप्लॉय करेंगे। अब रही बात डंपर की, तो डंपर जो है अपने पास जो डंपर अवेलेबल होती है वो 35 टन से लेकर 370 टन, 35 टन से लेकर के 370 टन तक अवेलेबल रहती है इंडिया में मार्केट में। आप जो आप डिप्लॉय कर रहे हो उसके हिसाब से आप यूज कर रहे हो। यहाँ पर जो है आप डंपर 85 टन का जो 3000 जो SM सरफेस माइनर है उसके कॉम्बिनेशन के लिए आप 85 टन का डंपर डिप्लॉय कर रहे हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 12 नंबर का डंपर जो है लगाई गई है, यानी कि एक SM के साथ, सरफेस माइनर के साथ 12 नंबर डंपर लगाई जा रही है, जो कि डिपेंड करती है कि कोल डंप से लेकर के जो अपना कोल फेस है वहां तक की दूरी कितनी है। तो ये कॉम्बिनेशन इस सरफेस माइनर के साथ लगाई जाती है। अब यहाँ पर जो सरफेस माइनर कटिंग करती है कोयला को, जनरली इसके जो
इसके साथ जो बेल्ट लगी रहती है उसको निकाल दिया जाता है और पे लोडर से कोयला लोड करने का काम किया जाता है। पे लोडर 8 क्यूबिक मीटर वाली हम लोग 1 नंबर दे रहे हैं और डोजर जो है 350 किलोवाट वाली 1 नंबर दे रहे हैं। डोजर जो कोयला कट करती है उसको ठेल करके इकट्ठा करने का काम करती है और पे लोडर उसको उठा करके डालती है डंपर में फ्रेंड्स। तो ये हो गई आपकी 4 नंबर तक का, 1 2 3 4 नंबर तक होल बेंच के लिए इक्विपमेंट आपको जहां तक है दिखाई दे रही होगी। साथ ही जो है ओबी बेंच के ऊपर जो है आप देखिएगा कि ओबी बेंच के ऊपर हम लोग जब डिप्लॉय करते हैं एचईएमएम को तो उसमें हम लोग ड्रिल मशीन दे रहे हैं। ड्रिल मशीन जो कि 200 mm का ड्रिल मशीन की अगर बात करें, ड्रिल मशीन की बात करें तो ड्रिल मशीन जो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है ड्रिल मशीन ओपन कास्ट के लिए वो जनरली 100 mm से लेकर 100 mm टू लेकर 311 mm तक रहती है। 311 mm कहने का मतलब ड्रिल की कैपेसिटी को आप ड्रिल के डायमीटर जो बीट होती है उसके डायमीटर के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो 100 mm की होती है, 160 mm की होती है, 200 mm की होती है, 210 mm की होती है, 360 mm की होती है और 311 mm की होती है। जो हाई वाल बेंचेज होते हैं जिन पर हम लोग बड़ी कैपेसिटी का ड्रिल मशीन 311 mm डायमीटर का करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप जो डिप्लॉय कर रहे हैं इसके कॉम्बिनेशन में 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाली डिप्लॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर दे रहे हैं यानी कि 3 अगर बेंचेज हैं आपके जो ओबी बेंच है 3 बेंच है तो उसमें 3 आप दीजिएगा। शॉवेल जो है उसी तरह से आप हर बेंच के लिए 1 दीजिएगा। तो ये 15 क्यूबिक मीटर वाली शॉवेल है। शॉवेल की अगर बात करें हम लोग शॉवेल की बात करें तो शॉवेल जो इंडिया में अवेलेबल है वो आपकी 3.2 क्यूबिक मीटर से लेकर 3.2 क्यूबिक मीटर से लेकर ये जो है 24 क्यूबिक मीटर तक 24 क्यूबिक मीटर तक अवेलेबल है। अब इसकी रेंज हम लोग नेक्स्ट उसके आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी की अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके सामने शॉवेल जो दिखाई दे रही है जो आप यहाँ पर लिए हो 15 क्यूबिक मीटर का शॉवेल लिए हो जिसके साथ आप लिखे हो 3 नंबर यानी 3 बेंचेज हैं जिसमें आप हर एक बेंच पर एक शॉवेल डिप्लॉय करोगे। इसी तरह से तीसरे नंबर में आप यहाँ पे डंपर जो है 200 डंपर जो है आपके साथ लग रही है। डंपर नहीं होगी और डोजर होगी। डंपर नहीं होगी डोजर होगी। डोजर होगी। तो ये डोजर जो है 250 किलोवाट की होगी और 2 नंबर में आप दे रहे हैं यानी कि 3 फेस 3 कोयला 3 ओबी बेंच अगर है तो उसके साथ दो डोजर से आप डोजरिंग करने का काम कर सकते हो। यहाँ पर आपके साथ एक जो है आपकी छूट गई है जिसको आप डंपर कहोगे। तो डंपर जो है आपको मैं पहले भी बता चुका था कि डंपर जो है आपके एक शॉवेल के साथ 4 डंपर सफिशियंट रहते हैं और डिपेंड करती है कि ओबी डंप से लेकर ओबी के फेस तक का डिस्टेंस कितनी है। तो आप यहाँ पर अगर शॉवेल 3 लगाए हो तो 3 चौको 12 नंबर का हो जाएगा 12 नंबर का। और यहाँ पर जो आप डंपर की जो कैपेसिटी होगी वो जो है आप 85 टन वाली लगा सकते हो। 85 टन वाली जो है लगा सकते हो। कब कॉम्बिनेशन किसके साथ कितनी होगी ये जो है डिपेंड करती है। जैसे 15 क्यूबिक मीटर वाली है लगभग जो है अगर आप ओबी की बात करोगे तो ये जो है 15 चौको 60 होता है। 4 टाइम्स में ये लोड कर सकती है। लेकिन इसके साथ हम लोग अगर जब बात करते हैं क्यूबिक मीटर से टन में कन्वर्ट करने के लिए तो जो 1 क्यूबिक मीटर की ओबी होती है वो लगभग 2.5 टन की होती है। तो ये जो है हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके आधार पर टनेज हमको प्राप्त होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग को है 85 टन का डंपर हम लोग यूज कर सकते हैं। और शॉवेल जो है इसके कॉम्बिनेशन के लिए किसके कॉम्बिनेशन 15 क्यूबिक मीटर से 85 टन डंपर का। अब यहाँ पर आपके सामने मैं नेक्स्ट जो इक्विपमेंट लिखा हूं वो है रॉक ब्रेकर। रॉक ब्रेकर सेकेंडरी ब्लास्टिंग पहले हम लोग करने का काम करते थे जिसमें पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग या फिर जो है स्नेक ब्लास्टिंग का काम करते थे जिसके चलते बहुत ज्यादा फ्लाई रॉक उत्पन्न होती थी जिससे एक्सीडेंट होती रहती थी। उसको अवॉइड करने के लिए डीजीएमएस ने सजेशन दिया है कि आपको रॉक ब्रेकर का इस्तेमाल करना है। पत्थर के ऊपर वो प्रेशर डालती है जो कि
150 किलोवाट की रहती है। जब वो प्रेशर डालती है तो रॉक जो है ब्रेक हो जाता है और हमको सेकेंडरी ब्लास्टिंग नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर जो है आप लेते हो क्या चीज, रॉक ब्रेकर, जिसको ओबी बेंच पर। तो यहाँ पर आपके सामने 5 जो है इक्विपमेंट, आपके सामने 5 इक्विपमेंट ओबी बेंच पर हो गई है और 4 इक्विपमेंट जो है आपके सामने हो गई है। किसके लिए? कोल बेंच के लिए। अब यहाँ पर मिसेलियस इक्विपमेंट हम लोग लाते हैं। तो फिक्स है कि इसके ऊपर इतनी रहेगी ही रहेगी, लेकिन मिसेलियस इक्विपमेंट हम लोग लगाते हैं। क्या क्या है वो मिसेलियस इक्विपमेंट, वो देखने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए, 1 नंबर में हम वाटर टैंकर देते हैं जो 35,000 लीटर की रहती है। तो 2 नंबर हम लोग वाटर टैंकर अगर लगाते हैं तो अपने को चल जाती है, लेकिन अगर और आपको लगानी है तो 3 नंबर भी आप इसको दे सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। 3 बेंच कोयले की, 3 बेंच ओबी की है और 1 बेंच कोयले का है, जिसमें 2 नंबर में आपकी चल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो HEMM है वो है क्रेन। क्रेन जो है 25 टन वाली 1 नंबर आप लगा करके अपने यहाँ डिप्लॉय करके रखते हैं और 5 टन वाली 1 नंबर डिप्लॉय करके रखते हैं। ये भारी मशीन, भारी जो पार्ट्स होते हैं उसको उठाने के लिए काम आते हैं। मोबाइल वर्कशॉप यानी कि ऐसा एक वैन होता है जिसमें मेंटेनेंस के लिए सभी इक्विपमेंट्स उसमें रहते हैं और हम लोग मशीन जहां रहती है वहां पर इनको पहुंचाते हैं और वो जो है मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। आपकी ट्रक या बाइक या 4 व्हीलर जो है वो आप ले जाते हो वर्कशॉप में अपना मेंटेनेंस करने के लिए। मशीन को यहाँ पर जो है अपने को मशीन के पास जो है मोबाइल वर्कशॉप ले जाकर उसको मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर में दिया है रोड रोलर। रोड बनाने के लिए काम में आती है, हॉल रोड बनाने के लिए काम आती है रोड रोलर। आप लोग जनरली अपने पीडब्ल्यूडी के रोड विभाग में जब बनती है तो वहां पर भी इसको आप लोग देखे होंगे, जो कि 55 किलोवाट की रहती है। 1 नंबर में 1 नंबर लेकर के अपन लोग काम कर सकते हैं। उसी तरह से रोड ग्रेडर होती है, भी 55 किलोवाट की होती है, जो 1 नंबर लेकर के आप काम कर सकते हैं। 6 नंबर में देखिए, एक्सप्लोसिव वैन है। जब आप लोग लार्ज अमाउंट में 1000 से अधिक होल आप जब चार्ज करते हो तो यहाँ पर हम 15 टन वाली आप एक्सप्लोसिव या उससे अधिक टन वाली एक्सप्लोसिव भी जो है आप लेके यूज कर सकते हो। इसको आप यहाँ पर 2 नंबर आपको डिप्लॉय करनी होगी। 1 नंबर तो आपको जो चलेगी, दूसरे नंबर को आप जो है फिल करके रखे रहोगे। 7वें नंबर में देखिए, एयर कंप्रेसर है। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी काम होती है जो कि एयर के आधार पर काम करनी पड़ती है, प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग 150 क्यूबिक मीटर का 150 क्यूबिक मीटर पर मिनट ये एयर क्वांटिटी इसकी लिए रहती है और 7 kg पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी दूसरी प्रेशर जनरेट करती है। तो ये 7वां नंबर हो गया। 8वें नंबर में डीजल टैंकर जरूरत पड़ती है। ये डीजल टैंकर की जो संख्या है हम 3 रखेंगे। उसी तरह से पंप जो है, जितना पानी बन रही है उसके हिसाब से हम लोग पंप से रखते हैं, संप के पास इकट्ठा करते हैं। अगर सेकेंडरी स्टेज में हम लोग सरफेस से लेकर के जो हम लोग का डीप मोस्ट एरिया होते हैं वहां पर हम लोग पानी को थ्रो आउट करते हैं फ्रेंड। उसी के साथ जो है डिगर और स्क्रेपर का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर सरफेस में सॉइल को कटिंग करने के लिए जब हम लोग ब्लास्टिंग के पहले इस्तेमाल करते हैं डिगर और स्क्रैपर का। उसी तरह से टायर हैंडलर एक HEMM है, जो कि टायर को हैंडल करते समय अपने पास कई एक्सीडेंट दिखी गई है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए, जिसको प्रिवेंट करने, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए टायर हैंडलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इक्विपमेंट HEMM इक्विपमेंट है, जिसका हम लोग जो है जिक्र किए, जो कि ओपन कास्ट माइंस में यूज होती है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसके जो पार्ट्स हैं, जो इसके मुख्य भाग हैं, जिससे संबंधित आपका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन जो विगत वर्ष में आए हुए हैं आपके सामने दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा मैं स्पष्ट विजिबिलिटी के लिए थोड़ा और जो है क्लियर कर देता हूं, तो आपके सामने दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 34 है। 34 मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका था। अभी जो है आपके सामने जो दिखाई दे रही है उस 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, स्पेसर में बी यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ब्लास्टिंग। स्पेसर का यूज हम किस टाइप के ब्लास्टिंग में करते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सेकेंडरी ब्लास्टिंग, ऑप्शन बी कंट्रोल ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी ANFO ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी डेक चार्जिंग। तो यहां पर स्पेसर जो कि
एक स्पेस प्रदान करती है एक्सप्लोसिव और स्टेमिंग मटेरियल के बीच में, जिसमें एयर बैग के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर एयर बैग नहीं रहती है तो उसमें हम लोग डेक चार्जिंग के तौर पर बीच बीच में जो ड्रिलिंग कट होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, जहां सॉफ्ट रॉक का लेयर रहता है और हार्ड रॉक के लेयर के पास जो है अपन एक्सप्लोसिव को अल्टरनेट चार्जिंग करते हुए एक्सप्लोसिव और फिर एक्सप्लोसिव फिर ड्रिल कट, एक्सप्लोसिव फिर स्टेमिंग मटेरियल, एक्सप्लोसिव फिर स्टेमिंग, इस तरीके का अल्टरनेट जब चार्जिंग हम लोग करते हैं तो उसी को हम लोग डेक चार्जिंग करते हैं, डेक चार्जिंग कहते हैं। तो यहाँ पर स्पेसर आपके सामने दिखाई दे रही है। स्पेसर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो डेक चार्जिंग के लिए करते हैं। सेकेंडरी ब्लास्टिंग के लिए कल वीडियो में अपलोड कर चुका था, कंट्रोल ब्लास्टिंग के लिए भी उसके एक दिन के पहले वीडियो में अपलोड कर चुका था, एएनएफओ के ब्लास्टिंग के बारे में भी मैं बता चुका था। तो आप ये वीडियो की सीरीज देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, ये देखिए यहां पर जो आप HEMM डिप्लॉय करते हैं उसके संबंध में यहां पर दी हुई है कि आप किस कैपेसिटी में किस तरीके से करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स तो ये जो है वीडियो ओपन हो जाएगी और इसका स्टडी करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे जो है हमको किस कैपेसिटी पर कितनी टारगेट है, टारगेट के हिसाब से अपने को वो जो है सेट करनी पड़ दे। मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। डीजीएमएस के कैंडिडेट्स, डीजीएमएस के एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स, गेट के एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ओवरमैन माइनिंग सरदार की सर्टिफिकेट गेन करने वाले कैंडिडेट्स या जॉब पाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो आज की क्लास को ध्यान से देखें। दोस्तों आज की क्लास में जो रिस्ट्रिक्टेड कही जाने वाली जो ओपन कास्ट खदान है उसके मैं कॉन्सेप्ट कहिए तो गागर में सागर लाने का प्रयास किया हूं। इस बोर्ड में गागर में सागर न कर करके उसको कहा जाए कि ये बोर्ड में मैं सागर लाने का प्रयास किया हूं रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए भी यूजफुल है लेकिन खास करके रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए यूजफुल है दोस्तों। तो सर चलिए हम लोग मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं और यहाँ तक कि शेयर कर देते हैं। अगर नए हैं आप इस चैनल में तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ओपन कास्ट खदान क्या होती है? ओपन कास्ट खदान ऐसा क्वारी या एक्सकवेशन जो जहां से मिनरल की सर्चिंग या ऑब्टेनिंग के लिए कोई ऑपरेशन चलाई जा रही हो या चलाई गई हो, जो सुपर जेसेंट ग्राउंड फॉर्म न करता हो, वो कहलाता है माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन वाली डेफिनेशन जिसमें दी हुई है उसके तहत इसकी डेफिनेशन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐसा क्वारी या एक्सकवेशन जहां से मिनरल की तलाश यानी कि सर्चिंग या ऑब्टेनिंग के लिए कोई ऑपरेशन चलाई जा रही है या चलाई गई हो, जो सुपर जेसेंट ग्राउंड फॉर्म ना करता हो यानी कि छत जो फॉर्म ना करता हो दोस्तों, ये ओपन कास्ट माइन हुई। आपको जो 100 मीटर, 150 मीटर, 50 मीटर डेप्थ में जो कोल डिपोजिट है, कोल सीम है, उसको ओपन कास्ट से चलाना है या अंडरग्राउंड से चलाना है, इसका डिसीजन आप जो पैरामीटर जो मैकेनिकल पैरामीटर्स हैं जैसे सीम की थिकनेस, कर्व कवर जिसको हम लोग जो है डेप्थ ऑफ सीम कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ सीम है, डेंसनेस ऑफ सीम है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीम है, रूफ रॉक की नेचर है, सरफेस पर कैसा फीचर्स है, ये जो मैकेनिकल पैरामीटर्स हैं उनको कंसिडर करते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ओपन कास्ट के लिए जो है स्ट्रिपिंग रेशियो है। स्ट्रिपिंग रेशियो यानी कि 1 टन कोयला प्रोड्यूस करने के लिए कितना क्यूबिक मीटर आपको ओबी रिमूवल करनी पड़ती है, इनकी रेशियो ही स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाता है। अब आप ये मान के चलिए कि बोर होल किए और बोर होल से आपको जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई अप टू द सीम थिकनेस तक जो किया था उसमें से ये पैरामीटर्स इकट्ठा कर लिए और
आपने लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन भी डिसाइड कर लिया। वैसे जो ओपन कास्ट की माइन है वो लेवल 4 लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन होती है, जिसमें से हम लोग लो लेवल मैकेनाइजेशन जब हम लोग 4.5 क्यूबिक मीटर तक का जो एक्सकवेटर डिप्लॉय करते हैं और 35-45 टन तक का जो डंपर डिप्लॉय करते हैं तो उसको हम लोग लो लेवल में रखते हैं। मीडियम लेवल में हम लोग 8 क्यूबिक मीटर अगर शॉवेल डिप्लॉय कर रहे हैं और 80 टन का डंपर डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो वहां तक का जो है मीडियम लेवल कहलाती है। हाई लेवल में हम लोग जो है जब हम लोग यही 8 क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके 12 क्यूबिक मीटर बकेट कर देते हैं और 120 टन डंपर कर देते हैं तो हाई लेवल मैकेनाइजेशन में होता है। और जब हम लोग 42 क्यूबिक मीटर शॉवेल लगाते हैं या उससे अधिक लगाते हैं और 270 टन 240 टन डंपर डिप्लॉय करते हैं या उससे अधिक तो एक्स्ट्रा हाई लेवल मैकेनाइजेशन करता है। तो आपको जो आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, जो टारगेट अचीव करनी है, उसके आधार पर हम लोग लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन और जो मैकेनिकल पैरामीटर है उसके आधार पर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी माइनिंग चलानी, कौन सी ओपन कास्ट का मैकेनाइजेशन लेवल अडॉप्ट करना है। तो दोस्तों ये सब अडॉप्ट करने के बाद जो हम लोग की मशीन डिप्लॉय करते हैं उसमें मशीन की डिप्लॉयमेंट के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक आईना ला करके रखा हूँ, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि इन ओपन कास्ट माइनिंग को मैं जो गागर में सागर की बात कर रहा हूँ, एक नंबर में सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर लगाया हूँ, दूसरे कॉलम में मेथड या इक्विपमेंट डाला हूँ जो उस इक्विपमेंट के नाम से उस ओपन कास्ट माइनिंग के मेथड को बोली जाएगी। एप्लीकेबिलिटी यानी कि वो जो मेथड है वो किस लिमिटेशन में अप्लाई की जाएगी। हम नेक्स्ट में देखेंगे कि प्रोडक्शन देखेंगे, उस मेथड से कितनी प्रोडक्शन हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, उसमें मैन पावर कितनी लगती है, उसमें ओएमएस क्या होगा और इक्विपमेंट उसमें मेन कौन कौन लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चले दोस्तों, जो सबसे पहली मेथड का नाम देंगे सॉलिड डंपर कॉम्बिनेशन से माइनिंग कर रहे हैं ओपन कास्ट का, जिसके लिए ग्रेडियंट हम लोग 1/6 जो भी काउंटर माउंटेड मशीन होती है उसकी ग्रेडियंट जो है 1/6, पहले भी हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड वाली जो गागर में सागर थी या फिर जो आईना मैं आपके लिए दिखाया था उसमें 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से थिक सीम और थिन सीम यानी कि जो बेंच हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, साथ ही जो कोयले की सीम थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग सॉलिड डंपर कॉम्बिनेशन किसी भी सीम थिकनेस में डिप्लॉय कर सकते हैं, थिन में या थिक में। सरफेस तो फ्री होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को ओपन कास्ट से माइनिंग करना है। अगर कुछ और स्पेशल एप्लीकेबिलिटी किसी पर्टिकुलर मेथड से रिलेटेड है उसको हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन हम लोग सॉलिड डंपर कॉम्बिनेशन से 1 से 2 मिलियन टन पर ईयर अचीव करते हैं। 1 से 2 मिलियन 1 मिलियन यानी कि 3333 टन पर डे हम लोग उसको प्रोड्यूस करने करते हैं। और अगर 2 मिलियन टन कहे तो 6666 टन 6666 टन प्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं। मैन पावर इसमें जो लगती है दोस्तों लगभग 90% इच शिफ्ट में लगती है। 3 शिफ्ट में 9 के 27 यानी कि 270 लग जाएगी, प्लस जनरल शिफ्ट यानी जो मेंटेनेंस शिफ्ट है उसमें 40 लग जाती है। तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि ये जो मशीन के कैपेसिटी के डिप्लॉयमेंट हम लोग टारगेट के हिसाब से करते हैं। तो इसके आगे की